नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको सुनाएंगे दिलचस्प और रोमांचक कहानियां। चाहे वो प्रेरणादायक कहानियां हों, डरावनी कथाएं या फिर पुरानी लोक कथाएं, यहां हर कहानी कुछ खास होगी। तो अगर आप भी पसंद करते हैं ऐसी शानदार और यादगार कहानियां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। विक्रम अपने कमरे में अकेले बैठा स्लीपर सेल्स की बातों पर कुछ सोच रहा था। उसके मन में एक अलग ही युद्ध चल रहा था। इन स्लीपर सेल्स को मारने से क्या कुछ हासिल होगा? ऐसे हजारों स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। कितनों को क्या ही पता होगा सरताज के बारे में। विक्रम फौरन अपना लैपटॉप ओपन करता है और सरताज के किए कारनामों का इतिहास निकालता है। सरताज के लिए हर काम को मीडिया एक बड़े पैमाने में दिखाया करता था। विक्रम सब कुछ गौर से देखने के बाद कहता है, ये सरताज के बारे में जितना सुना था ये तो उससे भी ज्यादा शातिर है। इसे पकड़ पाना इतना आसान नहीं होगा। इसे मुझे ही हैंडल करना होगा। सरताज तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। मुझे उस तक पहुंचने के लिए इंतजार करना होगा। सरताज इन सब का भगवान है और ये सब उसके एक इशारे पर अपनी जान भी दे देंगे। इसलिए मुझे कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा जो मुझे सीधे सरताज तक लेके जाए। विक्रम कुछ और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है। कुछ और सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद अचानक विक्रम की नजर एक फुटेज के बैकग्राउंड में जाती है। ये आदमी तो वही है जिसने करिश्मा का किडनैप किया था, लेकिन ये यहाँ दिल्ली में क्या कर रहा है? विक्रम उसे और जूम कर देखता है। अरे ये तो वही आदमी है, तो फिर ये दिल्ली में? और विक्रम फिर कुछ और जगहों की भी फुटेज देखता है। वो फौरन शांतनु को फोन करता है और उसे डिपार्टमेंट आने को कहता है। विक्रम खुद भी डिपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। डिपार्टमेंट में शांतनु पहले से ही मौजूद होता है। विक्रम को देखकर शांतनु ने पूछा, इतनी भी क्या अर्जेंसी थी विक्रम, जो इतनी रात गए मुझे और पठानिया सर को डिपार्टमेंट बुला लिया? पठानिया सर जो पीछे खड़े थे उन्होंने कहा, अगर विक्रम ने बुलाया है तो जरूर कोई बेहद ही जरूरी बात होगी। विक्रम मुस्कुराया और बोला, सही कहा आपने सर, मुझे लगता है हमने धीरज को ढूंढ निकाला है। ये सुनते ही पठानिया और शांतनु एक दूसरे को देखने लगते हैं। विक्रम कहता है, आइए सर, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। विक्रम पास की एक डेस्क पर अपना लैपटॉप रखकर पठानिया और शांतनु को वही फुटेज दिखाता है और कहता है, ये देखो सर, ये आदमी जिसका पीछा करिश्मा ने किया था, ये यहाँ दिल्ली में भी स्पॉट हुआ है। इसके 2-3 क्लिप्स में साफ दिखाई दे रहा है कि ये वही आदमी है। लेकिन हमने जिसे देखा था वो कोई और था विक्रम। इसमें और उसमें बहुत फर्क है, पठानिया ने कहा। हाँ सर, क्योंकि आप उसे चेहरे से देख रहे हैं और मैं उसके हाथों में लगे निशान से और उसके कान की बाली से। मैं श्योर हूँ कि ये वही आदमी है, विक्रम ने कहा। पठानिया कुछ देर सोचकर बोला, तो आगे क्या प्लान है तुम्हारे पास? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें इसे उठाना होगा। ये सुनकर पठानिया ने कहा, बिना सबूत के? हमें एक आम इंसान को उठाना है। विक्रम, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। अगर हमने ऐसा किया तो, और अगर वो किसी का खबरी रहा तो पूरे प्लान पर पानी फिर सकता है। विक्रम कुछ कहने ही वाला था कि तभी शांतनु ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन सर, क्या ये बात अजीब नहीं कि सेम आदमी जिसका पीछा करिश्मा ने किया था वो अब दिल्ली में है? अगर वो कोई आम आदमी भी है तो ये आदमी भेष बदल कर क्यों रह रहा है? ये सुनकर पठानिया भी सोच में पड़ गया। विक्रम ने आगे कहा, सर, ये धीरज ही हो सकता है। पहचान मैं उसी दिन गया था जिस दिन मैंने इसे पहली बार फुटेज में देखा था, लेकिन बिना सबूत के ये बात कर नहीं सकता था। इसलिए मेरे इन्वेस्टिगेशन का आधार था धीरज के जिंदा होने के सबूत ढूंढना। शाबाश विक्रम, तुमने बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसा ली है। अब उसे गिरफ्त में लेकर उसके पिता को जवाब देने का वक्त आ गया है। पठानिया ने अपनी मुट्ठी बंद करके कहा। विक्रम ने कहा, सर, पहले हमें धीरज को उठाना चाहिए। बेटे के कॉलर को पकड़ा तो बाप खुद भागता हुआ चला आएगा। तो फिर किसका इंतजार है विक्रम? जाओ, उठा लाओ उस पिल्ले को, आने दो उसके बाप को हमारे पास रोते हुए। विक्रम और शांतनु सीना तान कर पठानिया को सैल्यूट मारकर कहते हैं, यस सर। और ये कहकर विक्रम और शांतनु निकल जाते हैं। विक्रम ने फुटेज से देखकर उसके लोकेशन को जान लिया था। उसी लोकेशन पर पहुंचकर विक्रम और शांतनु आपस में बात करते हैं। विक्रम ने कहा, वो इसी रास्ते में था और पैदल था, मतलब वो आसपास ही कहीं रह रहा होगा। शांतनु ने अपने मोबाइल में इलाके का नक्शा देखकर कहा, यहाँ पर पीछे एक बस्ती है और बस्ती के दूसरी तरफ बंगलो है। छुपने के लिए उसने बस्ती का सहारा लिया होगा। विक्रम ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, बंगला? किसके बंगले हैं यहाँ? शांतनु कुछ देर अपने मोबाइल में सारे एड्रेस को देखने लगता है। उनके पास एक ऐसा ऐप था जिसके जरिए वो किसी भी एड्रेस के मालिक को निकाल सकते थे।
उसी का इस्तेमाल कर शांतनु ने जैसे ही आसपास के बंगलों की लिस्ट निकाली, वो हैरान रह गया। विक्रम, यहाँ पर तो एक बंगला मुकेश अवस्थी के नाम पर है। शांतनु ने एड्रेस डिटेल्स विक्रम को दिखाते हुए कहा। ये देख, विक्रम ने कहा, शिकार भी वहीं मिलेगा, चलो। बंगले में धीरज सोने के लिए निकल रहा था कि तभी एक और नौकर उसके पास आकर बोला, सर, आपको बाहर नहीं जाना चाहिए था, मालिक ने मना किया था। धीरज ने उसे गुस्से से कहा, तो अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे बाहर जाना है या नहीं? मेरा दम घुट रहा है यहाँ, और वैसे भी मुझे कोई नहीं पहचान सकता। अब जाओ, मुझे सोना है। ये सुनकर नौकर चले जाता है। धीरज बिस्तर में लेटकर कुछ सोचने लगता है। ये जिंदगी तो नर्क से भी बदतर है। न खुल के बाहर जा सकते हैं और न ही कुछ कर सकते हैं। एक बार वो विक्रम मेरे हाथ लग जाए, बस उसे छोड़ूंगा नहीं। और कुछ देर में धीरज को नींद लग जाती है। कुछ घंटों बाद अचानक किसी आवाज से धीरज की नींद टूट जाती है। वो उठकर यहाँ वहाँ देखने लगता है। ये खिड़कियां किसने खोल दी? और धीरज उठकर खिड़की बंद करके वापस आकर बगल में रखे ग्लास से पानी पीता है। और जैसे ही वो सोने के लिए दोबारा लेटता है, उसे बगल में विक्रम लेटा हुआ मिलता है। हेलो दोस्त, हैप्पी बर्थडे। और ये कहते हुए विक्रम उसके चेहरे पर एक स्प्रे छिड़क देता है। धीरज चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन स्प्रे की वजह से वो बेहोश हो जाता है। काफी देर बाद जब धीरज को होश आता है, तो वो खुद को एक टेबल के ऊपर बंधा हुआ और मुंह के अंदर कपड़ा ठूसा हुआ देखता है। धीरज खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। तभी उसके सामने विक्रम, शांतनु और पठानिया आ जाते हैं। कैसे हो केयरटेकर उर्फ धीरज? शांतनु ने धीरज का मजाक उड़ाते हुए कहा। धीरज छटपटाते हुए खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगता है। विक्रम उसके कान के करीब आकर कहता है, ये तुम्हारे बाप के प्लान की तरह कमजोर नहीं धीरज, ये इंडियन आर्मी की तरह अटूट है। इसे कितना भी तोड़ने की कोशिश करोगे, ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। धीरज उसे डरा हुआ देखने लगता है। पठानिया आगे आकर कहता है, तुम और तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मौत का अच्छा प्लान बनाया था, पर अफसोस तुम दोनों भूल गए थे कि हमारे एजेंट विक्रम और शांतनु हैं। ये वो एजेंट्स हैं जिनका बस चले तो मुर्दे से भी सच बुलवा लें। देखो, इन्होंने मरे हुए धीरज को भी ढूंढ ही लिया। धीरज फिर से छटपटाने लगता है। पठानिया उसे देखकर कहता है, इसका मुंह खोलो। विक्रम आगे बढ़कर जैसे ही उसके मुंह से कपड़ा निकालता है, कपड़े को निकालते ही धीरज जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? मेरे बाप को पता चलेगा तो वो तुम सबकी कब्र खुदवा देगा। उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो तुम सबकी जिंदगी नर्क बना देंगे। चुप। और ये कहते हुए विक्रम ने उसे 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। धीरज उसके थप्पड़ खाकर उसे गुस्से में देखते हुए कहता है, तुम विक्रम, तुम ही हो इस सब के पीछे, और ये सब तुम्हारे इशारे पर ही हो रहा है। अगर खुद को इतना ही बहादुर समझते हो तो खोलो मुझे और करो 2-2 हाथ, फिर देखते हैं कौन है 30 मार खान। विक्रम उसका कॉलर पकड़कर उसके चेहरे के बेहद करीब आकर कहता है, जो करते बने कर रहे धीरज। जब जब देश के खिलाफ कोई भी दुश्मन खड़ा होगा, उससे पहले विक्रम से पार पाना होगा। और रही बात तुम्हारे बाप की, तो सुन लो। विक्रम उसका कॉलर छोड़कर पीछे होता है और फिर कहता है, जिस बाप का नाम लेकर तुम हम लोगों को धमकी दे रहे हो, क्या करेगा वो अब? अपने मरे हुए बेटे के किडनैप होने का केस रजिस्टर करेगा भला अब। ये सुनकर धीरज के होश उड़ जाते हैं। शांतनु कहता है, या फिर वो किसी के पास ये कहकर जाएंगे कि उनका बेटा मर गया था, लेकिन विक्रम को फंसाने के लिए वो दोबारा जिंदा होकर किडनैप हो गया। और जोर जोर से हंसने लगता है। पठानिया पॉकेट में हाथ डाले धीरज के पास आता है और कहता है, धीरज, तुम और तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मौत का जो प्लान बनाया था, वो अब तुम पर ही भारी पड़ गया है। अब कैसे खुद के किडनैपिंग की रिपोर्ट डालोगे? कौन सुनेगा तुम्हारे बाप को? ये सब सुनकर धीरज सोच में पड़ जाता है। विक्रम ने कहा, बेचारा धीरज, जिंदा रहकर भी खुद को बचा नहीं सकता। पठानिया कहता है, तुमने अपने बाप के साथ मिलकर जो भी कहानी बनाई थी, वो अब तुम्हारे ही गले की फांस बन चुकी है धीरज। अगर अब तुमने जरा सी भी चालाकी की तो याद रखना, तुम्हारी मौत भी पक्की है, क्योंकि लोगों की नजरों में तो तुम ऑलरेडी मर चुके हो। तो सोच लो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। ये सब सुनकर धीरज रोने लगता है और फिर पूछता है, क्या चाहते हो तुम लोग? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? विक्रम ने कहा, सच, तुमसे सच जानना चाहते हैं। अपने पिता के सभी काले कारनामों के बारे में तोते की तरह बोलना शुरू कर दो, बस हमें इतना ही चाहिए। ये सुनकर धीरज कुछ देर के लिए चुप रहता है और फिर कहता है, मुझे ये सब नहीं पता। अगर यही जानना है तो मेरे बाप से पूछो, मुझे क्या पता कि वो क्या क्या करते हैं। ये सुनकर विक्रम, शांतनु और पठानिया एक दूसरे को देखने लगते हैं। धीरज उन्हें देखकर कहता है, एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हो? खोलो मुझे, मेरे पिता को पूछो कि वो क्या करते हैं।
शांतनु ने कहा, ये ऐसा नहीं बताएगा सर। पठानिया ने सिगरेट का एक कश मार कर कहा, तो जैसे बोलेगा वैसे उगलवाओ। और ये कहते हुए पठानिया बाहर निकल जाता है। धीरज आवाज लगाता है, ओ पठानिया, तुम कहाँ जा रहे हो? वापस आओ, वापस आओ। लेकिन पठानिया कमरे से बाहर निकल जाता है। विक्रम और शांतनु बेसबॉल का बैट उठा लेते हैं और उसमें तेल लगाने लगते हैं। ये देख धीरज डरते हुए कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, तुम ये नहीं कर सकते। शांतनु ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन अभी वक्त हमारा है तो हमें हमारी कसर निकाल लेने दो। वैसे भी पुराने कई हिसाब इससे चुकता करना बाकी है शांतनु, आज वो भी हिसाब पूरा हो जाएगा। विक्रम ने कहा। धीरज कहने लगता है, विक्रम जो हुआ उसे भूल जाओ और मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक टॉप रैंक अफसर बना दूंगा पापा को बोलकर, तो मुझे जाने दो। विक्रम ने कहा, अब तो तू सीधा ऊपर ही जाएगा। और उसी बैट से जोरदार वार कर देता है। कमरे से बाहर धीरज की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगती है। वहाँ मुकेश को नौकर का फोन आता है। सर, धीरज सर अपने कमरे में नहीं है, नौकर ने फोन पर बताया। क्या? कहाँ गया वो? उसे जाने क्यों दिया? मुकेश ने गुस्से में दीवार पर हाथ मारते हुए कहा। नौकर ने डरते हुए कहा, सर दरअसल क्या? मुकेश ने चिल्लाकर पूछा। नौकर डरते हुए बोला, सर कल हमने उन्हें बाहर जाने से रोका तो उन्होंने हमें धक्का दे दिया और घर से बाहर चले गए, और ऐसा उन्होंने दूसरी बार किया। मुकेश इस बार नौकर पर बरस पड़ा और बोला, और ये दूसरी बार हुआ तुम आज बता रहे हो? नौकर ने कहा, सर उन्होंने ही कहा था कि आखिर जब पिछली बार कोई नहीं पकड़ पाया तो आज कौन पकड़ेगा, और वो ये कहते हुए चले गए। मुकेश ने गुस्से में फोन फेंक दिया और खुद से कहने लगा, आखिर उसे किसने पहचाना होगा। यहाँ दर्द से कराहते हुए धीरज के पास पठानिया आता है और पूछता है, अब बताओ धीरज, आखिर मुकेश ने कौन कौन से इल्लीगल धंधे शुरू कर रखे हैं और कहाँ? धीरज जोर जोर से सांस लेते हुए बोला, पानी, पानी। शांतनु ने उसे ग्लास से पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद एक लंबी सांस ली और फिर बोला, पापा के कई बिजनेस हैं, सोना, कोयला, हीरे और बहुत कुछ रजिस्टर्ड है और कुछ नहीं। हमें इन सब बिजनेस की जानकारी दो धीरज, शांतनु ने कहा। धीरज ने जो भी वो जानता था वो सब बता दिया। अंत में विक्रम ने पूछा, और हथियार, इसके बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। ये सुनकर धीरज विक्रम की तरफ देखकर बोला, पापा उसमें से सिर्फ शेयर लेते हैं। पठानिया ने ये सुनकर सीधे कहा, गलत, तुम्हारे पापा सप्लाई भी करते हैं धीरज। मुकेश ने सिर्फ डील करने की कमीशन नहीं बल्कि उसकी सप्लाई डिफेंस में भी की है, और इसी वजह से हमारे कई जवान बॉर्डर पर शहीद हो गए। ये सब तुम्हारे बाप की करनी है। धीरज ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, मैं उस बारे में बताता हूँ, बस मुझे मारना नहीं। पठानिया ने कहा। पठानिया ने विक्रम और शांतनु को बात करने के लिए इशारा कर दिया। आखिर क्यों थी हथियारों की डील बाकी बिजनेस से अलग, और क्या राज छुपा रहा था इस डील में? क्या धीरज प्रोजेक्ट एने के बारे में भी कुछ जानता है? और क्या करेगा मुकेश अब अपने बेटे को ढूंढने के लिए? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। विक्रम पठानिया और शांतनु के साथ धीरज को कमरे में बंद कर बाहर आ जाता है। बाहर आकर पठानिया दोनों से कहता है, मुझे नहीं लगता कि धीरज को हर बात मालूम होगी। उसे मुकेश के बिजनेस के बारे में भी ज्यादा खबर नहीं है। हालांकि उससे मिले इन्फॉर्मेशन से हमें ऑपरेशन दस्तक की एग्जीक्यूशन की लोकेशन मिलना नामुमकिन है। विक्रम ने कहा, लेकिन सर इसके बिना हमारा हाथ पैर मारना तो बेकार है, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए हथियार कहाँ हैं और कहाँ पर यह अटैक होने वाला है, हम इसे कैसे रोकेंगे? पठानिया ने कुछ देर सोचकर कहा, फिक्र मत करो विक्रम, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी हमारे पास, लेकिन अब आ गई है, आगे भी आ जाएगी। कुछ देर बाद पठानिया ने विक्रम को छेड़ते हुए कहा, वैसे भी अब तुम्हारे पास एक परेशानी जिंदगी भर के लिए आ रही है, तो ये सब तो अब छोटी बात होगी तुम्हारे लिए। ये सुनकर शांतनु विक्रम की तरफ देखता है। विक्रम शर्माते हुए पठानिया की तरफ देखता है। पठानिया विक्रम को गले लगाकर कहता है, मुबारक हो विक्रम, उम्मीद है तुम करिश्मा को बहुत खुश रखोगे। ये सुनते ही शांतनु के मुंह से निकल गया, क्या? ये सब कब हो गया? पठानिया और विक्रम अलग होते हैं और शांतनु की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। पठानिया ने कहा, भूल गए शांतनु, अपना विक्रम एक सीक्रेट एजेंट है, वो हर काम को इसी तरह सीक्रेटली अंजाम देता है। और फिर हंसने लगे।
अरे वाह भाई, ये खबर तो इंटेलिजेंस भी नहीं पकड़ पाती, मुबारक हो। और शांतनु ये कहते हुए विक्रम को गले से लगा लेता है। फिर कब है शादी? शांतनु ने पूछा। शादी में तो वक्त है, लेकिन 3 दिन बाद सगाई है और तुम इनवाइटेड हो, विक्रम ने कहा। शांतनु ने कहा, हमें इनवाइट करने वाले तुम कौन होते हो? हम तो पहले से ही बारात में शामिल हो चुके हैं। हर कोई मुस्कुराते हुए कुछ और बातें करने लगते हैं। कई दिनों बाद डिपार्टमेंट में अलग ही रौनक आई थी। यहाँ विक्रम और करिश्मा की सगाई की तैयारियां चल रही थी। सारी तैयारी पूरी होने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका विक्रम और करिश्मा को न जाने कितनी बेसब्री से इंतजार था। विक्रम के माँ बाप और उनके रिश्तेदार करिश्मा के घर पहुंचते हैं। हर कोई खुशी में नाच रहा होता है। तभी करिश्मा एक बेहद ही खूबसूरत गुलाबी लहंगे में अंदर आती है। विक्रम ने भी चमकदार शेरवानी पहनी हुई थी। सगाई में श्रीधर और शांतनु शामिल थे, जो अब भी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हुआ कब। करिश्मा के पास आते ही विक्रम उससे कहता है, किसने सोचा था कि वो लड़की जो मुझे पहली बार हथियार और घायल हालत में मिली थी वो इतनी सुंदर भी लग सकती है। करिश्मा ने आंखें छोटी कर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं हमेशा से ही खूबसूरत थी, फिर चाहे लहंगे में रहूं या वर्दी में। जैसा आप कहें मैडम, मुझे तो दोनों रूप से प्यार है, विक्रम ने कहा। दोनों आपस में मुस्कुरा रहे थे कि तभी शांतनु और श्रीधर उनके पास आते हैं। अरे अरे भाई साहब, हर चीज चोरी छिपे ही करनी है तो हम क्यों आए हैं यहाँ? कहो तो चले जाते हैं। हाँ, जैसे तुम लोगों को बोलेंगे तो तुम लोग चले जाओगे, करिश्मा ने शांतनु का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कहा। श्रीधर ने कहा, जो भी हो, अपने विक्रम भैया तो सच में एजेंट हैं। आज इन्होंने साबित कर ही दिया। इतनी खामोशी से इश्क लड़ाते रहे और डिपार्टमेंट में किसी को भनक भी ना लगी। ऐसा मत बोलो, डिपार्टमेंट में मैं भी आता हूँ, लेकिन मुझसे तो इनकी कोई बात नहीं छुप सकी, पठानिया उनके बीच में आकर कहता है। सबकी बातें हो ही रही होती हैं कि तभी कविता की आवाज आती है। आप लोगों की मस्ती हो गई हो तो चलो, सगाई का वक्त हो गया है। हर कोई सगाई की रस्में निभाने के लिए आगे आ जाता है। पंडित अपने मंत्र शुरू करता है, लेकिन इन सब के बीच विक्रम और करिश्मा एक दूसरे की आंखों में खोए हुए होते हैं, मानो वो आंखों से ही एक दूसरे से बात कर रहे हों। अब वर वधू को अंगूठी पहनाए, पंडित ने कहा। विक्रम अपनी अंगूठी को करिश्मा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये मेरे प्यार की वो निशानी है जिससे अब तुम हमेशा के लिए मुझसे जुड़ जाओगे। इसे कभी भी उतारना मत, करिश्मा ने आंखों में ही कह दिया। विक्रम की अंगूठी पहनाते ही पूरे हॉल में हर कोई तालियां बजाने लगता है। करिश्मा भी अंगूठी पहनाते हुए कहती है, ये मेरे भरोसे की अंगूठी है विक्रम, इस भरोसे को कभी टूटने मत देना। प्यार तो तुमसे कभी कम ना होगा, लेकिन भरोसा कभी भी नहीं टूटना चाहिए। मैं वादा करता हूँ करिश्मा, ये कभी नहीं होगा। और तभी उनके ऊपर से पार्टी पॉपर फूटते हैं और काफी सारे फूलों की पंखुड़ियां उनके ऊपर गिरती हैं। विक्रम और करिश्मा इस पल को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में कैद करना चाहते थे, इसीलिए उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की आंखों में थी। हर कोई विक्रम और करिश्मा के इस खास मौके पर मौजूद था। हर कोई उन्हें साथ देखकर बेहद खुश था। कविता अपनी बेटी को देखते हुए खुशी से रोने लगती है और सुमित से कहती है, उम्मीद है अब हमारी बेटी पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के कुछ ही दिन बाद जब विक्रम देर शाम ऑफिस में काम कर रहा था, तब उसे एक अनजान नंबर से फोन आता है। विक्रम बिना नंबर देखे अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, हेलो। हेलो हाय छोड़ो, हो सके तो अपनी मंगेतर को बचा लो। सामने से किसी की भारी आवाज सुनाई देती है। विक्रम अचानक अपना काम रोक देता है और अपनी कुर्सी से खड़े होकर कहता है, कौन बोल रहा है? फोन पर सामने से हंसी की आवाज आती है और फिर वह कहता है, इतना बड़ा एजेंट है तू और इतना भी नहीं जानता। मैं बेवकूफ नहीं जो अपना नाम पता देते बैठूं। जा, हो सके तो अपनी मंगेतर को बचा कर दिखा। सुना है भाभी जी को कपड़ों का बहुत शौक है, और वो भी इन्फिनिटी मॉल के इस साइड से। विक्रम ये सुनकर फौरन कट कर देता है और अगले ही पल वो करिश्मा को फोन करता है। हेलो करिश्मा, कहाँ हो तुम? करिश्मा मॉल के एक स्टोर में कुछ कपड़े देख रही थी। विक्रम का फोन देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन विक्रम की हड़बड़ाहट भरी आवाज सुन वो कहती है, अब क्या हुआ विक्रम, तुम ठीक तो हो? जो पूछा है वो बताओ जल्दी। विक्रम ये कहते हुए ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। करिश्मा ने कपड़े वापस शेल्फ में रखकर कहा, अब मैं इस वक्त इन्फिनिटी मॉल में हूँ, ईस्ट साइड में, लेकिन हुआ क्या? फौरन वहाँ से निकलो और पास के किसी भी पुलिस स्टेशन में पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूँ, और अपना फोन बंद मत करना। विक्रम ने अपनी गाड़ी चालू की और तेजी से इन्फिनिटी मॉल की तरफ भागने लगा। ये सुन करिश्मा कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन बिना कोई आगे सवाल किए वहाँ से निकलने लगती है।
विक्रम गाड़ी चलाते हुए बीच बीच में करिश्मा से बात कर रहा था, लेकिन तभी फोन पर करिश्मा की चीखने की आवाज आती है और फोन कट हो जाता है। ये सुन विक्रम चिल्लाने लगता है, करिश्मा, करिश्मा। लेकिन विक्रम गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी और तेज भगाने लगता है। विक्रम जैसे ही रास्ते में एक ब्रिज पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। कई कार लाइन में लगी होती है और कतार इतनी लंबी होती है कि वहाँ का ट्रैफिक 1 घंटे में भी क्लियर ना हो पाए। विक्रम परेशान होता हुआ गाड़ी से उतरकर उसे बगल में खड़ी कर देता है। विक्रम फिर से करिश्मा को फोन करता है, लेकिन उसका फोन अब भी स्विच ऑफ आ रहा था। विक्रम फिर शांतनु को फोन करता है। शांतनु, कहाँ हो तुम? विक्रम की आवाज सुन शांतनु कहता है, क्या हुआ विक्रम, तुम ठीक तो हो? विक्रम शांतनु को सारी बात बताता है और फिर कहता है, करिश्मा की जान खतरे में है शांतनु। शांतनु विक्रम को शांत होने के लिए कहता है, विक्रम खुद को शांत करो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा करिश्मा को। और ये कहकर शांतनु फोन कट कर पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। विक्रम अपने सामने लगे जाम को देखकर सोचता है, गाड़ी तो नहीं जा सकती, लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। और ये सोचते हुए विक्रम हर कार के ऊपर से दौड़कर और कूदकर ट्रैफिक को पार करने लगता है। लगभग 50 गाड़ियों को पार करने के बाद विक्रम आखिरकार ट्रैफिक को पार कर जाता है। किसी तरह से विक्रम भागता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस स्टेशन के अंदर आते ही विक्रम सीधे इंस्पेक्टर के टेबल पर पहुंचता है और कहता है, इंस्पेक्टर जल्दी चलो, वो लोग मार देंगे उसे, प्लीज। लेकिन इंस्पेक्टर और बाकी हवलदार सिर्फ विक्रम को देख रहे होते हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा पसर जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, विक्रम। ये आवाज सुन विक्रम पीछे देखता है तो करिश्मा पीछे रखे बेंच पर बैठी होती है। करिश्मा को देखते ही विक्रम उसकी तरफ आता है और जोर से गले लगाकर कहता है, करिश्मा तुम ठीक हो? ये कहते हुए विक्रम की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अलग होकर विक्रम कहता है, तुम्हारा मोबाइल बंद क्यों हो गया था और तुम चीखी क्यों थी? तभी इंस्पेक्टर विक्रम से पूछता है, आप इनके साथ हो? विक्रम कहता है, ये मंगेतर है मेरी सर। इंस्पेक्टर ने कहा, ओह तो वो तुम हो? और ये कहते हुए इंस्पेक्टर विक्रम के पास आता है और कहता है, तुम्हें पता नहीं, इलीगल है। विक्रम को कुछ भी समझ नहीं आता और वो पूछता है, सर आप क्या कह रहे हैं, प्लीज क्लियर बोलिए। इंस्पेक्टर ने अपना डंडा ऊपर करते हुए कहा, अच्छा मैं क्लियर नहीं बोल रहा तो बताओ, गाड़ी चलाते हुए ये तुमसे ही फोन पर बात कर रही थी, है ना? विक्रम ने कहा, हाँ। तो आपसे बात करते हुए इन्होंने सामने वाली गाड़ी को ठोक दिया। अगर उन्हें कुछ हो गया होता तो? विक्रम तब करिश्मा के पास देखता है और पूछता है, क्या है ये सब? तभी शांतनु स्टेशन पहुंच जाता है। शांतनु विक्रम और करिश्मा को देख सुकून लेता है। करिश्मा तब बताती है, अब वो तुमसे बात करते वक्त अचानक इनकी कार सामने आ गई थी और मुझसे टकरा गई। उसी बीच में चीखी और मेरा फोन टूट गया। पीछे बैठी एक औरत ने चिल्लाकर कहा, अपनी आशिकी के चक्कर में हमारे 2000 का नुकसान हो गया। शांतनु समझ जाता है और विक्रम से कहता है, तुम करिश्मा के साथ रहो, मैं बाकी चीजें देखता हूँ। और शांतनु ने ये कहते हुए इंस्पेक्टर के साथ बैठकर कॉम्प्रोमाइज करने की बात करता है। सब कुछ हो जाने के बाद विक्रम, शांतनु और करिश्मा तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं। करिश्मा विक्रम के गले लगकर कहती है, अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गए, लेकिन ये बताओ तुम इतना घबराए हुए क्यों थे? विक्रम तब करिश्मा को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर करिश्मा कहती है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता विक्रम, तुम जो हो मेरे साथ। ये कहकर करिश्मा विक्रम को गले लगा लेती है। तीनों अपने घर निकल जाते हैं। रात को फिर विक्रम को एक नए नंबर से मैसेज आता है। आज तो वो बच गई, पर कब तक बचाएगा उसे? एक दिन तो वो निशाने पर आ ही जाएगी। ये मैसेज पढ़ते ही विक्रम उस नंबर पर फोन लगाता है, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। विक्रम खुद से बात करते हुए कहता है, आखिर है कौन ये और क्यों करिश्मा को मारने के पीछे लगा हुआ है? एक बार सामने आ जाए तो मैसेज छोड़ूंगा नहीं। अगले कुछ दिन तक विक्रम को इसी तरह के कई और धमकी भरे मैसेज मिलते रहते हैं और हर बार उस नंबर पर फोन करने पर उसका फोन नंबर बंद आता है। विक्रम इन नंबर को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इनका कोई भी सुराग नहीं मिल पाता। हताश परेशान विक्रम अगले दिन डिपार्टमेंट में इस बारे में पठानिया को बताता है। पठानिया ये सब सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, ये सब कौन कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरज की किडनैपिंग की वजह से मुकेश ये सब कर रहा हो? विक्रम खिड़की की तरफ बढ़ता है और कहता है, सर मैं नहीं जानता कि इसके पीछे मुकेश है या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि करिश्मा पर इस वक्त मुसीबत का साया है। अगर उस शाम मैं नहीं जाता तो शायद उस पर हमला हो सकता था, या शायद हमला नहीं होता। पठानिया अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला। विक्रम उसकी तरफ देखता है। पठानिया विक्रम के पास आकर बोला, हो सकता है वो ये सिर्फ डराने के लिए कर रहे हो, या शायद उनके निशाने पर तुम हो। लेकिन वो कौन हो सकता है? मारना हो तो मुझे मारकर दिखाए।
आए सामने और चलाए गोली। विक्रम ने गुस्से में कहा। पठानिया ने मुस्कुराते हुए विक्रम के कंधे पर हाथ रख उसे शांत करते हुए कहा, अगर वो इतने बहादुर होते तो दुश्मन नहीं हमारे साथ इस डिपार्टमेंट में होते। खैर, तुम करिश्मा की फिक्र मत करो, उसे अभी कुछ वक्त के लिए एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दो। सेफ हाउस? विक्रम ने पूछा। पठानिया ने कहा, हाँ, जब तक के लिए तुम भी टेंशन फ्री होकर उन्हें ढूंढ पाओगे। वो जो कोई भी है ज्यादा दिन तुम्हारी रडार से दूर नहीं रह पाएगा, मैं अच्छे से जानता हूँ। और वैसे भी करिश्मा की सेफ्टी तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। सेफ हाउस में 24 घंटे पहरा रहेगा, तुम अपने काम पर फोकस रखो बस। विक्रम ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है सर, अगर करिश्मा के लिए ये सही है तो यही सही, मैं एक बार उससे मिलकर इस बारे में उसे बता देता हूँ। पठानिया ने कहा, ठीक है, तब तक के लिए मैं बाकी के इंतजाम कर देता हूँ। उसे आज ही भेष बदल कर वहाँ शिफ्ट कर देंगे ताकि किसी की भी नजरों में वो ना आ सके। जरूर कोई उस पर 24 घंटे नजर रख रहा होगा। विक्रम इस बात के लिए मान गया और उसने करिश्मा को फोन कर सब कुछ समझा दिया। करिश्मा मान जाती है और उसी रात को करिश्मा का भेष बदलकर उसे सेफ हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। क्या अब भी रहेगा करिश्मा पर दुश्मनों का निशाना, या फिर ये है कोई नई साजिश? और क्या मुकेश जान पाएगा अपने बेटे की हकीकत? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर। करिश्मा के सेफ हाउस में शिफ्ट होने के बाद भी विक्रम को मैसेज आते रहते हैं। पठानिया उसे कुछ दिन के लिए अपना नंबर बदलने के लिए कहता है। विक्रम उसकी बात मान लेता है और अपना नंबर बदल लेता है। कुछ दिनों तक उसे ना ही किसी के धमकी भरे मैसेज आते हैं और ना ही किसी तरह से कोई नुकसान की खबर। करिश्मा भी सेफ हाउस में रहने लगती है। विक्रम अपने ऑपरेशन दस्तक में काफी बिजी हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान होता है मुकेश। मुकेश अब भी अपने बेटे को ढूंढने में लगा हुआ था। वो हर जगह से सिर्फ एक ही कोशिश में लगा होता है कि किसी तरह से उसका बेटा मिल सके। मुकेश अब अपने आप से धीरज को ढूंढने में लगा होता है। अपने खबरियों को हर जगह भेजकर वो उन्हें धीरज के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है। एक शाम मुकेश अपने सभी खबरियों और कुछ आदमियों को बुलाता है। उनमें से एक खबरी अभय ने कहा, सर, हमने अपनी तरफ से धीरज सर को ढूंढने की सारी कोशिश कर ली, लेकिन उनका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। दूसरे खबरी, जिसका नाम प्रखर था, बोला, सर, मैंने भी कई जगह ढूंढ लिया, लेकिन धीरज सर कहां से और कैसे गायब हुए ये कुछ भी पता नहीं चल पाया। बाकी सभी खबरी भी इसी तरह मुकेश को बताते हैं कि उन्हें भी धीरज के बारे में कोई खबर नहीं मिल सकी है। मुकेश उन सबकी बातें सुनकर उदास हो जाता है और अपने मोबाइल में धीरज की तस्वीर देखने लगता है। तभी एक तस्वीर में वो धीरज के साथ में सरताज की फोटो देखता है और उसे कुछ ख्याल आता है। मुकेश सभी खबरियों से कहता है, ठीक है, तुम अपनी तरफ से उसे ढूंढना जारी रखो, कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत फोन करना। और ये कहकर वो सारे खबरियों को भेज देता है। उनके जाते ही मुकेश किसी को फोन लगाता है। आपसे मिलना चाहता था मेरे बेटे के लिए। हाँ, वो जिंदा है और इसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, मैं कल पहुंच जाऊंगा। और ये कहकर मुकेश कहीं पर निकल जाता है। अगले दिन मुकेश दुबई पहुंचता है सीधे सरताज से मिलने। सरताज ने ही मुकेश को मिलने के लिए बुलाया था। सरताज अपने एक विशाल बंगले में रहता था। उसके यहाँ सिक्योरिटी इतनी मजबूत थी कि अगर कोई परिंदा भी उड़ता हुआ जाए तो उसे भी निशाना बना दिया जाता था। उसके आसपास 5000 वर्ग में फैले अपने बंगलों और लॉन के ऊपर नो फ्लाइंग जोन था और उसकी मर्जी के बिना कोई भी फ्लाइट उसके घर के ऊपर से नहीं उड़ सकती थी। मुकेश की चेकिंग के बाद उसे सरताज तक ले जाया गया। सरताज अपने दोनों चीतों के साथ एक बड़ी सी कुर्सी में बैठा हुआ था। सरताज से मिलते ही मुकेश ने पहले तो उसे सजदा किया और फिर उसे कहा, मैं धन्य हुआ जो आपसे मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सरताज उठकर उसके पास आया और बोला, तुम दोस्त हो, आओ गले मिलो मुकेश। दोनों गले मिलते हैं। सरताज मुकेश से मिलने के बाद उसे बगल की कुर्सी में बिठाता है। मुकेश सरताज के चीतों को देखता है जो उसे ही घूर रहे होते हैं। मुकेश डर जाता है, लेकिन सरताज कहता है, डरो मत, ये इंसान से ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये मेरे छोटे दोस्त हैं। मुकेश सिर्फ मुस्कुरा देता है। सरताज फिर कहता है, कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुकेश ने कहना शुरू किया, अब मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरताज ने चीतों पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों, ढूंढने में क्या दिक्कत हो रही है? मुकेश थोड़ी देर सोचकर बोला, अब वो दरअसल पुलिस रिकॉर्ड और लोगों की नजरों में धीरज मर चुका है। अब उसकी कंप्लेंट लिखाने जाऊं तो क्या कहूंगा, और किसी और से पूछूं तो फिर उसे सब कुछ समझाना होगा।
मैंने अपने खबरियों के जरिए ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन 1 हफ्ता होने को आया, कुछ भी पता नहीं चल सका। सरताज कुछ देर के लिए चुप बैठा रहा और फिर बोला, मुझसे क्या चाहते हो? मैं क्या करूं? मुकेश ने हाथ जोड़कर कहा, बस मुझे मेरा बेटा वापस दिला दीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। लेकिन मैं तो भारत जाने की सोच भी नहीं सकता इस वक्त। पूरा डिपार्टमेंट मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है और मैं तुम्हारी भारत में क्या मदद कर सकता हूँ? सरताज ने कहा, आप भारत में ना रहकर भी भारत पर पकड़ बना सकते हैं, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ। और आप भारत से भागे नहीं, बल्कि अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए वहां से यहाँ आए हो। लोग कुछ भी कहे, पर मैं आपकी सच्चाई अच्छे से जानता हूँ, मुकेश ने कहा। सरताज मुकेश की बात सुन मुस्कुराता है और कुछ देर के लिए सोचने लगता है। उसके लिए एक नौकर हुक्का पानी के लिए शीशा लाकर रख देता है। सरताज उसमें से 2-3 कश मारने के बाद पूछता है, किसी पर शक? मुकेश ने मुट्ठी बंद कर कहा, सिर्फ एक, विक्रम। विक्रम? और सरताज एक और कश मारता है। सरताज ने आगे कहा, विक्रम, विक्रम, काफी बार सुना है ये नाम, बहुत तारीफें सुना हूँ इसकी, काफी बहादुर भी है और उतना ही शातिर। यही है वो जिसकी वजह से मुझे भी भारत छोड़ना पड़ा था। मुझे खबर मिली थी कि विक्रम मुझे पकड़ने के बेहद करीब पहुंच चुका है और इसीलिए मिशन की सलामती के लिए मुझे जल्द से जल्द भारत छोड़ना होगा। मैंने भारत छोड़ दिया, लेकिन मेरी जहन में अब भी वो नाम गूंज रहा है, विक्रम। मैं आपको बताता हूँ, अगर हमने मिलकर इस विक्रम नाम के कॉल को खत्म कर दिया तो हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। अपने चीतों पर हाथ फेरते हुए और एक हाथ से कश मारते हुए सरताज ने कहा, मुकेश, तुम्हें मैं काफी बेहतरीन बिजनेसमैन समझता था, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नौसिखिए निकले। ये सुन मुकेश चुप हो गया और सरताज के कहने का इंतजार करने लगा। सरताज ने कहा, हाँ, तुम जानते हो मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ? मुकेश ने कुछ देर सोचकर कहा, अपने से ताकतवर लोगों को खत्म करके, शायद। सरताज मुस्कुराया और अपनी कुर्सी से उठकर आगे बढ़ा। सरताज ने फिर कहा, अगर अपने से ताकतवर लोगों को खत्म कर देता तो मेरी ताकत किसे दिखाता? मुझे मेरी ताकत दिखाने के लिए अपने से ताकतवर को मारने के नहीं, बल्कि उन्हें जिंदा रख उनके सामने अपने आप को बड़ा और ताकतवर दिखाने की जरूरत थी। उन लोगों को अपने से नीचे देखकर मुझे सुकून मिलता है, ना कि उन्हें मारकर। मुकेश सरताज की ये बात सुनकर हैरान था। सरताज तुरंत मुकेश की तरफ पलटकर बढ़ता है और कहता है, तुम जिसे मारने की बात कर रहे हो, जानते हो वो कौन है? वो वही है जिसने सरताज को दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सोचो, जो इंसान मुझे मजबूर कर दे, उसमें कितनी हिम्मत होगी। मुझे वो लड़का चाहिए अपने नीचे। जिस दिन उसे अपने नीचे रख लूंगा, उसके बदले में मैं किसी की भी बलि दे दूंगा। मुकेश ने कहा, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। ना हम कोई बिजनेस कर पा रहे हैं और ना कोई नया धमाका। हर बार कुछ भी करने की सोचते हैं और न जाने वो कहां से आ जाता है। बहुत बड़ा देशभक्त है, जान की परवाह किए बगैर लड़ जाता है। सरताज मुकेश की बात सुनकर कुछ सोच रहा होता है। मुकेश उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ, आप किसी सोच में डूबे हैं? सरताज ने कहा, कुछ दिन पहले मेरे कुछ स्लीपर सेल्स पकड़े गए। उनकी ट्रेनिंग के मुताबिक उन्होंने अपने आप को तो मार दिया, लेकिन कुछ फिर भी जिंदा बच गए। मुझे डर है कहीं उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट एने के बारे में कोई राज न खोल दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुकेश ने कहा, उन्हें पकड़ने के पीछे भी विक्रम का ही हाथ है। वही एक है जो इतनी हद तक आगे बढ़ सकता है। वो इतने में चुप नहीं बैठेगा। वो जरूर अब मेरे बेटे को किडनैप कर उसे टॉर्चर कर मुझसे काम निकलवाएगा। वो तो अच्छा हुआ कि धीरज को प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है उसकी। तुम्हारी फिक्र जायज है मुकेश, लेकिन हिम्मत रखो। तुम्हें अपनी इन सब भावनाओं से पार पाना होगा। हम एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं और तुम उस मकसद के जाबाज सिपाही हो। तुमने कई बार सामने वाले को बौना साबित किया है, इसलिए अपनी हिम्मत को बांधे रखो, इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और ये कहते हुए सरताज मुकेश को गले लगा लेता है। कुछ देर बाद अलग होने पर सरताज पूछता है, ये विक्रम का जरा बैकग्राउंड बताओ मुझे, जरा जाने तो ये कहां से आया है और अपनी देशभक्ति में चूर होकर क्या क्या कर सकता है। मुकेश ने सरताज को विक्रम के बारे में सब कुछ बता दिया। हर एक बात सुनने के बाद सरताज ने कहा, ओह, तो ये वो आग है जो कई सालों से सीने में धड़क रही थी और अब वो शोला बन चुकी है। बहुत खूब, हमें ऐसे आदमियों की जरूरत हमेशा होती है। बहुत जल्द इससे मिलना होगा। विक्रम एक बार हमारी गिरफ्त में आ जाए, फिर देखते हैं वो हमारे साथ काम करने के लिए कैसे मना करता है। मुकेश ये सुनकर हैरान था। उसने कहा,
लेकिन वो कभी भी हमारा साथ नहीं देगा। वो देशभक्त है, इतना पागल है कि खुद को भी मरवा देगा लेकिन हमसे नहीं जुड़ेगा। और देशभक्त को सबसे बड़ा डर जानते हो किस चीज का होता है? मुकेश कुछ देर सोचकर बोला, शायद अपने देश को खोने का। सरताज ने कहा, उससे बड़ा भी एक डर होता है और वो डर है गद्दार कहलाने का। मुकेश समझ गया कि सरताज क्या कहना चाहता है। सरताज ने आगे कहा, एक फौजी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, वो अपनों को भी कुर्बान कर सकता है, लेकिन कभी भी उसे गद्दार का टैग मिले ये वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और यही हमें उससे खेलना है। एक बार विक्रम को ये डर बैठ जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मुकेश ने कहा, ओह आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये सब होगा कैसे? सरताज ने कहा, सही वक्त आने पर सब कुछ सही होगा, तुम बस इंतजार करो। मुकेश ये सुनकर बस इतना बोल सका, अब बस मेरा बेटा ठीक रहे, मैं और कुछ नहीं चाहता। जहाँ मुकेश अपने बेटे की भलाई की कामना कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ धीरज की कुछ एजेंट्स द्वारा अच्छी खासी कुटाई शुरू थी। तभी विक्रम अंदर आकर उन्हें रोक देता है। एजेंट्स रुक जाते हैं। विक्रम धीरज के पास एक पानी का ग्लास लेकर पहुंचता है और उसे पिलाता है। धीरज उसे देखकर कहता है, इसमें जहर तो नहीं मिला दिया? विक्रम कहता है, तू पहले ही मर चुका है धीरज, तुझे दोबारा मारकर मेरा कोई फायदा नहीं। हाँ, जिंदा रहकर जरूर है, और जब तक तू जिंदा रहेगा मुकेश कोई ना कोई कोशिश जरूर करता रहेगा, मुझे उसका इंतजार रहेगा। ये सुनकर धीरज जोर से चला, मेरा बाप है वो, इज्जत से बात कर, उनका नाम लेने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? विक्रम ने उसके चिल्लाने पर उसे जोरदार तमाचा मारा और फिर उसे बालों से खींचकर कहा, इस देश का हर दुश्मन मेरा दुश्मन है, उस देश के गद्दारों के लिए मेरे मन में कोई इज्जत नहीं है, इसलिए ज्यादा बाप की तरफदारी मत कर, वरना तेरे बगल वाले टेबल में उसकी बॉडी बादी होगी और तेरे सामने वो पिट रहा होगा। विक्रम उसे छोड़ अपना हाथ झटकारने लगता है। धीरज गुस्से में छटपटाने लगता है। विक्रम उसे देख कहता है, तड़प और तड़प। इसी तरह से बम ब्लास्ट में जलने के बाद लोग तड़पे थे जो तेरे बाप की वजह से हुए हैं। इसी तरह से वो आर्मी का जवान गोली लगने के बाद तड़पे थे जिनकी बंदूकें खराब होने की वजह से वो अपनी जान गंवा बैठे। धीरज, तेरे बाप के कारनामों ने कई लोगों की बलि ली है, मैं इतनी आसानी से तो उसे जाने नहीं दूंगा। और ये कहते हुए विक्रम बाहर निकलने लगता है। धीरज विक्रम को आवाज लगाता है लेकिन उसे अनसुना कर बाकी एजेंट्स के साथ बाहर निकल जाता है। बाहर आकर विक्रम कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसके पास एक एजेंट बाहर से आता है जिसका नाम अशफाक था। कैसे हो अशफाक? विक्रम ने पूछा। अशफाक ने कहा, मैं तो ठीक हूँ सर, लेकिन अगली खबर सुनकर आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। ये सुनकर विक्रम ने पूछा, मतलब? अशफाक ने बताया, सर मुकेश और सरताज की दुबई में मुलाकात हुई है। क्या? ये सुनकर विक्रम हैरान हो गया। अशफाक ने आगे बताया, हाँ सर, मुकेश अपने बेटे को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकता है कर रहा है। वो जानता है कि लीगली तो वो ये कर नहीं सकता क्योंकि धीरज सारे रिकॉर्ड्स में मर चुका है, इसलिए अब वो दूसरे रास्ते से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और इसका मतलब सरताज भी राज जानता है कि धीरज जिंदा है और वो उसकी मदद करेगा। विक्रम ने कहा, हाँ सर। अशफाक ने विक्रम की बात को मानते हुए कहा। विक्रम कुछ सोचकर मुस्कुराया और फिर बोला, मुकेश को इस वक्त अपने बेटे की जिंदगी के बाद मेरी जिंदगी चाहिए, और जाहिर सी बात है कि उसने सरताज से मेरे खिलाफ बात की होगी, मतलब अब अगला टारगेट मैं रहूंगा। मुकेश अब एक तीर से दो निशाने मारने के फिराक में है। अशफाक विक्रम को सुन रहा होता है लेकिन वो उसका इंटेंशन समझ नहीं पाता और पूछा, सर आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त? विक्रम मुस्कुराकर अशफाक के पास आकर बोला, तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है दोस्त, मेरे आगे के प्लान को तुमने एक नई दिशा दे दी है, इसके लिए शुक्रिया। और ये कहकर विक्रम कहीं निकल जाता है। उसे जाते देख प्रश्न चिन्ह लिए अशफाक कहता है, पता नहीं सर कौन सी बात से कौन सा सुराग ढूंढ लेते हैं। विक्रम डिपार्टमेंट पहुंचकर शांतनु को फोन करता है और कहता है, जल्दी मिलो शांतनु, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान आया है, तुम्हें बताना बहुत जरूरी है, और हाँ श्रीधर को भी लेते आना, मैं तुम दोनों से इस बारे में बात करना चाहता हूँ इससे पहले कि पठानिया सर को ये प्लान बताऊं। शांतनु ने कहा, ठीक है हम लोग कुछ देर में पहुंच रहे हैं, और ये कहकर फोन रख दिया। आखिर क्या प्लान चल रहा था विक्रम के दिमाग में, और क्या करेगा सरताज? विक्रम के खिलाफ कोई नई साजिश की शुरुआत? क्या मुकेश धीरज को विक्रम की कैद से करा पाएगा आजाद? तो दोस्तों आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में, जानने के लिए इसे सुनते रहिए सबके दिलों की धड़कन पॉकेट एफएम पर।
अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी दिलचस्प कहानियां सुन सकें। आपका धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।